तो प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है? जहां पर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, जो गुड्स हैं उनके परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं है उन प्रोडक्ट्स में, 100% सेम है। तो देखा जाए तो प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होता ही होता है। ये बात कर रहे हैं होमोजेनियस गुड्स की, कि वो होमोजेनियस गुड्स हैं। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब होमोजेनियस गुड्स, ठीक है ना। इसमें नो रिस्ट्रिक्शन, हाँ, एंट्री एंड एग्जिट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। कोई भी फर्म आए और कोई भी फर्म जाए, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद परफेक्ट नॉलेज, जितने भी ऑफ गुड्स, जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको परफेक्ट नॉलेज है गुड्स की, या सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो सर्विसेज की भी उनको परफेक्ट नॉलेज है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, यानी कि जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनकी परफेक्ट मोबिलिटी, मतलब वो कभी भी कहीं भी इधर से उधर जाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये सब कुछ हमें ऐसा है कि परफेक्ट नॉलेज है तो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बिल्कुल नहीं है, नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। ठीक है ना। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कभी भी कहीं भी यूटिलाइज हो सकते हैं। तो इस तरह की मार्केट एक्चुअली में एग्जिस्ट तो नहीं करती है, बट हाँ हम पढ़ने के लिए इसको थोड़ा इजी गोइंग पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो इंडस्ट्री है वो प्राइस मेकर है, वो प्राइस डिसाइड करती है, जिसको सूट करे वो रुके, जिसको सूट करे वो ना रुके। यानी कि जितनी भी फर्म्स हैं वो प्राइस पेकर हैं। इंडस्ट्री ने एक प्राइस फिक्स कर दिया और वही प्राइस सारी फर्म्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जिसको ठीक लगता है वो रुक जाएगा, जिसको ठीक नहीं लगता वो चला जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से नो फर्म अर्न्स एबनॉर्मल प्रॉफिट्स और इंकर्स एबनॉर्मल लॉसेस। क्योंकि हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें होता है ना, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में प्रॉफिट इंक्लूड होता है, तो वो प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड होता है सब में। तो कोई भी इंडस्ट्री में और कोई भी फर्म जो है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कभी अर्न नहीं करेगी। ठीक है, क्यों नहीं अर्न करेगी? क्योंकि एबनॉर्मल प्रॉफिट्स होते ही दूसरी फर्म्स अंदर आ जाएंगी और लॉसेस होते ही फर्म एग्जिट कर जाएंगी। एंट्री एग्जिट पे कोई वो तो है ही नहीं, रूल तो है ही नहीं कि एंट्री एग्जिट में कोई प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये हमारे पास फीचर्स हो जाते हैं परफेक्ट कंपटीशन के। अब प्राइस डिटरमिनेशन कैसे होता है? इंडस्ट्री है ये, इस इंडस्ट्री ने प्राइस फिक्स कर दिया, ये डिमांड सप्लाई, ये प्राइस और ये क्वांटिटी। ये प्राइस फिक्स हो गया और ये क्वांटिटी फिक्स हो गई। तो हम क्या कहेंगे कि E आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड है। क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल है, तो इसीलिए OP इक्विलिब्रियम प्राइस है और OQ क्या हो गया?
ओ क्यू क्या हुआ? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा OP एंड OQ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर प्राइस हम यहां फिक्स कर देते हैं या प्राइस यहां फिक्स कर देते हैं, तो यहां पे क्या हो रहा है? सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। अगर प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर है तो ये क्या है? एक्सेस सप्लाई। और अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे है प्राइस, यानी कि OP2 है, GH, तो ये क्या हो रहा है? डिमांड ज्यादा है ना, तो हम कहेंगे एक्सेस डिमांड। तो यानी कि OP1 अगर प्राइस होता है तो उस केस में क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन क्वांटिटी सप्लाइड, और OP2 पे क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन क्वांटिटी सप्लाइड। तो ये हमारे लिए एक्सेस सप्लाई का केस हो गया, और ये हमारे लिए एक्सेस डिमांड का केस हो गया। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हमें क्या जरूरत है? क्योंकि हमें एक कॉन्सेप्ट करना है, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग, ठीक है। प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग। सीलिंग ये होती है, फ्लोरिंग ये होती है। तो सीलिंग मतलब एक अपर प्राइस फिक्स कर देना, फ्लोरिंग मतलब एक लोअर प्राइस फिक्स कर देना। तो अगर प्राइस सीलिंग हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर है तो उसके क्या रिपरकशंस होंगे? प्राइस फ्लोरिंग हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे है तो क्या रिपरकशंस होंगे? इसलिए हमें ये कॉन्सेप्ट का पता होना जरूरी है कि किस तरह से डिमांड एंड सप्लाई काम करते हैं। समझे? क्लियर हुआ? ग्राफ में कुछ भी नहीं है बेटा, देखो इतना सा है ग्राफ, ये डिमांड है और ये सप्लाई है। तो डिमांड और सप्लाई जहां पे इक्वल है, जहां दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे हमारी क्वांटिटी और प्राइस फिक्स हो गया। अब अगर प्राइस हमारा ज्यादा है तो देखो सप्लाई ज्यादा हो रही है, और प्राइस कम है तो सप्लाई कम हो रही है। ठीक है, चल अब देखो इंडस्ट्री ने ये डिमांड और ये सप्लाई ये डिमांड और ये सप्लाई से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस फिक्स कर दिया। फर्म को यही प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये जो प्राइस है, यही प्राइस फर्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा परफेक्ट कंपटीशन में, जो उसके लिए एवरेज रेवेन्यू भी है, मार्जिनल रेवेन्यू भी है और प्राइस भी है। हर एक फर्म को ये देखना पड़ेगा कि हम कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करें। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं, फर्म कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि आखिर फर्म का प्राइस कितना होगा। ये कैसे डिसाइड हो रहा है? ये हो रहा है इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, अब हमारे पास केसेस आते हैं अलग अलग, जैसे कि चेंज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। कैसे चेंज होगा? when
क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस। अगर हम ये लेते हैं क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है, अब क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस हमारी सप्लाई कर्व ये भी हो सकता है, हमारा सप्लाई कर्व ये भी हो सकता है, और हमारा सप्लाई कर्व ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। कोई भी हमारे पास सप्लाई कर्व हो सकता है, यानी कि हम इस पे डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं कि हमारा डिमांड कर्व ये है, ये डिमांड कर्व व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस की जगह बेटर इज, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस तो प्राइस की वजह से होती है। व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट, when demand curve shifts, this is better। तो अगर डिमांड कर्व शिफ्ट होके D1 पे आता है, या डिमांड कर्व शिफ्ट होके D2 पे आता है, तो अगर DD से D1 पर आ गया तो क्या हो रहा है, नो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, बट क्वांटिटी में क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। और ऐसे ही अगर वो DD से D2 और D2 पर आ रहा है तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, जबकि यहां पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। ये केस तब हुआ व्हेन सप्लाई इज इलास्टिक और इनइलास्टिक। ये इनइलास्टिक है या इलास्टिक है सप्लाई, इलास्टिक। बट व्हेन सप्लाई इज इनइलास्टिक, अगर इनइलास्टिक है तब क्या करेंगे, ये देखो, ये हमारा डिमांड, ये डिमांड और ये डिमांड, यानी कि नो चेंज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में तो कोई चेंज नहीं आया, बट व्हेन DD से, जब वो DD से D1 पर हुआ, यानी कि डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, तो राइटवर्ड शिफ्ट होने से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, सॉरी इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज हो गया। और अगर DD से D2 यानी कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज हो जाएंगे। समझे? तो यहां पर अगर सप्लाई यूनिटरी है या लेस देन मोर देन है तो क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज होने से प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। और डिक्रीज होने से व्हेन सप्लाई इज यूनिटरी या रिलेटिवली इलास्टिक और इनइलास्टिक, ऐसा कुछ है कि सप्लाई हमारी रिलेटिवली इलास्टिक है, रिलेटिवली इनइलास्टिक है, इस तरह का कर्व है। तो डिमांड इंक्रीज होने से इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएंगे, और डिमांड डिक्रीज होने से इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएंगे। है ना, समझ में आया? तो ऐसे हमने भी 3 केसेस किए हैं, ऐसे भी बहुत सारे केसेस होंगे। कोई भी कॉम्बिनेशन बना के 5, 10, 15, 20, 25, 30 कितने भी केसेस बन सकते हैं। तो हम लोग हर केस का लॉजिक सीखेंगे।
ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता ही आता है, 100% आता ही आता है। बात ये है कि 1 नंबर का आएगा या 6 नंबर का आएगा, लॉजिक सब में सेम है। 1 नंबर का हो तो भी लॉजिक वही है, 6 नंबर का हो तो भी लॉजिक वही है। ठीक है, तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.